हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, कल हम बात कर रहे थे बंगाल के नवाब व अंग्रेज। अभी वह पूरा टॉपिक जो है समाप्त नहीं हुआ है। जैसा कि कल आप लोग देखे रहे होंगे कि मीर कासिम को हटाया जाता है और हटाने का सबसे बड़ा कारण दस्तक, चुंगी कर या व्यापारिक कर, ये जो थे इसका दुरुपयोग अंग्रेज बंधु कर रहे थे और मीर कासिम को यह बर्दाश्त नहीं था। और उसने भारतीयों के ऊपर से भी और अंग्रेजों के ऊपर से भी दोनों जगहों से दस्तक या चुंगी कर को समाप्त करता है। और अंग्रेज इस बात को लेकर असहमति दर्ज कराया और इसमें अपना अपमान समझा और मीर कासिम को हटाया दिया गया। और उसके हटाए जाने के बाद मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया जाता है। लेकिन मीर कासिम चुप और शांत नहीं रहा, वह अपना अगला कदम बढ़ाता है। कल हम यहाँ तक आप लोगों से बातचीत किए थे और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आइए। बंगाल के नवाब और अंग्रेज। मीर कासिम के बाद जो है मीर जाफर, मीर जाफर 1763 से 1765। मीर जाफर को पुनः गद्दी पर बैठाया गया। को पुनः नवाब बनाया गया। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि मीर कासिम भागकर अवध के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम
इन तीनों लोगों ने त्रिगुट बनाया। क्या बनाया? त्रिगुट। किसका सामना करने के लिए? अंग्रेजों का। और मुनरो के नेतृत्व में 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध। ठीक है, आप इस तरह से समझें कि मीर कासिम भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के पास पहुंचता है, और इन तीनों लोगों ने, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इन तीनों लोगों ने एक त्रिगुट बनाया। किसका सामना करने के लिए? अंग्रेजों का और क्लाइव का। क्लाइव ने मुनरो के नेतृत्व में शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम को पराजित करने के लिए बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 संघर्ष होता है, और जिसमें इन तीनों की हार होती है और इन लोगों की जीत। आपको याद होगा, सिराजुद्दौला और क्लाइव 1757 प्लासी के युद्ध में अपना पहला कदम रखा अंग्रेजों ने, और बक्सर के युद्ध 1764 में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में अपना दोनों कदम रख करके मजबूती हासिल करना शुरू किए। इसे आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर हम तत्काल आगे बढ़ते हैं। आपका अब अगला नवाब यानी मीर जाफर के बाद में अगला नवाब जो हमारा होगा वह है नजमुद्दौला। नजमुद्दौला 1765 से 1766 तक। अगला नवाब होगा सैफ उद्दौला। इसका जो पीरियड है 1766 से 1770। अंतिम जो है आपका मुबारकुद्दौला। इसका जो पीरियड है 1770 से 1775। नजमुद्दौला मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बना। अब अंग्रेजों की जीत प्लासी के युद्ध में भी और बक्सर के युद्ध में भी हो चुकी है,
उनका कदम, उनका पैर मजबूत हो चुका है। लॉर्ड क्लाइव जश्न मनाते हुए, खुशियां मनाता हुआ इलाहाबाद पहुंचता है। कहां पहुंचा? इलाहाबाद पहुंचा। और 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि की। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने इलाहाबाद की पहली संधि किसके किसके साथ किया? नवाब नजमुद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। अब देखिए ध्यान से, जब प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई, क्लाइव की जीत हो गई, तब उसने इलाहाबाद पहुंच करके 12 अगस्त 1765, ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने इलाहाबाद की पहली संधि की। और इस संधि पर हस्ताक्षर किसने किसने किया? नवाब नजमुद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव। इन तीनों लोगों ने दस्तखत किया। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, संधि में क्या क्या हुआ उसकी बात मैं आपको लिखूंगा नहीं, आप ध्यान से समझ लें, सुन लें। इस संधि में लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद का कुछ जिला छीनकर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दे देता है। और लॉर्ड क्लाइव मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों की जमींदारी, इन तीनों की दीवानी क्लाइव अपने पास रखता है। और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को संतुष्ट करने के लिए 26 लाख रुपया प्रति वर्ष पेंशन देने की बात करता है। बच्चों, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को होती है। मैं उसे रिपीट कर रहा हूं। इस संधि पर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब और लॉर्ड क्लाइव नवाब नजमुद्दौला के मध्य संधि होती है। क्लाइव मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी या दीवानी ले लेता है और उसे सर्टिफाई करने के लिए, उसे संतुष्ट रखने के लिए लॉर्ड क्लाइव अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के कुछ क्षेत्र छीनकर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया जाता है और प्रति ईयर 26 लाख रुपया। यह इलाहाबाद की पहली संधि रही 12 अगस्त 1765 को। बच्चों, इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी
द्वितीय संधि, द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765, और इस संधि पर अवध के नवाब शुजाउद्दौला शुजाउद्दौला और गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच होता है, लॉर्ड क्लाइव के बीच। और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765, यह एक संधि कम इंपॉर्टेंट है और यह संधि आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम बात करते हैं इलाहाबाद की संधि होने के बाद कौन सी घटना किस ढंग से परिणित होती है। अच्छा, इधर आप देख ही रहे हैं 1765 से 66 तक नजमुद्दौला, सैफुद्दौला और जो है अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला 1775। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब बात यह सामने आती है कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में जीत हासिल कर क्लाइव ने इलाहाबाद की एक नहीं दो संधियां की, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारियां अपने पास ले रखा। क्लाइव अभी शांत नहीं है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों स्थानों पर लॉर्ड क्लाइव दोहरी शासन व्यवस्था या द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करता है। नेक्स्ट मैं देख रहा हूं, इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में द्वैध शासन प्रणाली लागू करता है। द्वैध मतलब दोहरा शासन व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली लागू की। द्वैध शासन प्रणाली द्वैध शासन प्रणाली 1765 से लेकर 1772 लागू की। द्वैध बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वैध
शासन प्रणाली का जन्मदाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्मदाता लियोनिस कार्टियस था। लियोनिस कार्टियस था। ठीक है। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड क्लाइव द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था किया और जो माल वाली जगह थी, जो मजेदार स्थान था, लॉर्ड क्लाइव, जैसे दीवानी को लॉर्ड क्लाइव ने अपने पास रखा और निजामत को बंगाल के नवाबों के हाथ सौंपा। लियोनिस कार्टियस था। एक बात, आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली व बंगाल की नवाबी खत्म कर दी। ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव बंगाल, बिहार, उड़ीसा कौन सी प्रणाली लागू किया? द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली कब तक लागू रही? 1765 से लेकर 1772 तक। द्वैध शासन प्रणाली का बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्मदाता कौन था? लियोनिस कार्टियस। आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को भी और बंगाल की नवाबी को भी खत्म कर दिया। तुरंत स्क्रीनशॉट करें। इसके बाद हम बंगाल के, अरे भाई ये क्या हो गया? अच्छा, इसको थोड़ा सा और कुछ उधर कर दीजिए। अच्छा, बंगाल की नवाबी खत्म कर दी, इसे आप तुरंत स्क्रीनशॉट करें। अभी तो हम आपसे बात किए बंगाल के नवाबों की, आइए हम तुरंत बात करते हैं जो कि या जहां से लगभग एक क्वेश्चन आपका रहेगा, ये मेरा अंदाज है। बंगाल के नवाबों को आपने एक क्रम में देखा और किस नवाब की क्या भूमिका थी इसको भी आपने देखा। और आइए तुरंत जस्ट हम लोग बंगाल के गवर्नरों की कहानी पढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नरों से चाहे जब भी जिस रूप में सवाल पूछा जाएगा वह सीरियल मिलाने के लिए पूछा जाएगा। मैं तुरंत जिक्र कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लें। बंगाल के गवर्नर, बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप क्या पढ़े? बंगाल के नवाब। अब क्या पढ़ने चल रहे हैं? बंगाल के गवर्नर। मैं वहीं पर विशेष दृष्टिपात कर रहा हूं जहां से आपके क्वेश्चन निकलेंगे। बंगाल के गवर्नर, ठीक। बंगाल का पहला गवर्नर, सोचिए, आप लोग भी थोड़ा सोचिए। अंग्रेजों का भारत में पहला कदम,
कहाँ रखा गया, किस युद्ध के बाद या किस षड्यंत्र के बाद। मैंने अभी भी बात किया, अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में अपना पहला कदम और बक्सर के युद्ध में दूसरा कदम रख करके भारत में अपनी जड़ें, अपना पैर मजबूत किया। तात्पर्य ये, बंगाल के गवर्नर, पहला गवर्नर कौन है? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव हो गया। लॉर्ड क्लाइव का पीरियड क्या होगा? 1757 से 1760। लॉर्ड क्लाइव के बाद कौन आएगा? हालवेल। मिलाने के लिए आएगा सीरियल, ध्यान दीजिएगा। हालवेल। हालवेल का जो पीरियड है 1760 ही है। तीसरा कौन है? वेंसी टार्ट। वेंसी टार्ट। वेंसी टार्ट का जो पीरियड है 1760 से 1765। तीसरा कौन है? क्लाइव है। दूसरी बार क्लाइव आता है, क्लाइव है। इसका जो पीरियड है 1765 से 1767। तीसरा कौन आएगा? वेरेलिस्ट। वेरेलिस्ट का जो पीरियड है 1767 से 1769 और वेरेलिस्ट हो गया। अगला कौन होगा? कार्टियर। कार्टियर। और इसका जो पीरियड है 1769 से लेकर 1772। ठीक है। अंतिम जो होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है 1772 से लेकर 1775 या 74। ठीक है। ये बंगाल के गवर्नर रहे। आपको ये सीरियल मिलाने के लिए पूछा जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, उसके बाद हालवेल 1760, उसके बाद वेंसी टार्ट, उसके बाद क्लाइव, उसके बाद वेरेलिस्ट, उसके बाद कॉर्टियर, उसके बाद वारेन हेस्टिंग। तो बच्चों इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं। हो गया होगा, मैं कर रहा हूं। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और अंतिम गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग। आपने अपने सामने देखा सीरियल सहित। अच्छा, अब हम बात करने चल रहे हैं वारेन हेस्टिंग के समय एक एक्ट पारित होता है जिसको कि हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। वारेन हेस्टिंग के समय वारेन हेस्टिंग्स के समय एक एक्ट पास हुआ
जिसे रेग्यू लेंटिंग एक्ट 1773 कहा गया। ठीक है। अच्छा, इस एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर, बच्चों ध्यान दीजिएगा एक एक मीनिंग पर, बंगाल का गवर्नर अब क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक। लॉर्ड हेस्टिंग के समय एक एक्ट पास हुआ जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया। इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर अब क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है। तो आइए अब हम लोग जहां से आपके लगभग एक क्वेश्चन रहेगा उसकी बात करते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर तो आपने देखा ही, तो आइए अब हम देखते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर किसे माना जाएगा? वारेन, अभी लिखा था आपको याद होगा, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। सत्रह सौ बहत्तर से 1774। ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया। अभी आपने इसके पहले पढ़ा था बंगाल का प्रथम गवर्नर। अब आइए आगे हम देखते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स। और इसका जो पीरियड होगा 1774 से लेकर 1785। ठीक है बच्चों। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल किसको माना जाएगा? लॉर्ड विलियम
बैंटिंग, और इसका जो पीरियड होगा 1828 से 1833। ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1828 से 1833। अब आइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका जो पीरियड होगा 1833 से 1835। बच्चों आप इतना स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर आपने पढ़ा लॉर्ड क्लाउ। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। पीरियड बदल रहा है। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, इसके शॉर्ट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तुरंत इसके यहां से एक क्वेश्चन आपका रहेगा। भारत का अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। इसका जो पीरियड है 1858 से 1862। ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862। भारत का अंतिम अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन। 1947 से 1948।
स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन 1947 से 48। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950। तो बच्चों ये जो फिगर मैं दे रहा हूं यहां से बाकायदे इसको रट डालिएगा। यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। इसके पहले मैंने आपको बताया। और शेष भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात किया कि 1773 में, अभी हमने आप लोगों से बात किया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। एक्ट, इस एक्ट के तहत आपने एक बात तो ये पढ़ा ही, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इसके अलावा इस एक्ट में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई।
गठन की बात कही गई और इस सर्वोच्च न्यायालय में, इस सर्वोच्च न्यायालय में, इस सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो थे वे थे इलियास इम्पे। आप लोगों की बुकलेट सीरीज में केवल यही छपता है। और अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? अन्य न्यायाधीश जो थे वे थे, एक का नाम है हाइड और दूसरे का नाम है लिमेस्टर। यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और रेगुलेटिंग एक्ट में एक सर्वोच्च न्यायालय या एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने की बात कही गई और जो है उसमें 3 न्यायाधीश रखे गए और उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो इलियास इम्पे थे। अन्य जो है एक हाइड थे और लिमेस्टर। तो बच्चों ये रहा बंगाल के नवाब और अंग्रेज लोग। और हम आगे आने वाले क्लास में जो है आप लोगों से जिस तथ्य की चर्चा करेंगे वह विषय होगा भारत में यूरोपियों का आगमन। तो आज बस इतना ही, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल मिलते हैं। थैंक यू।